नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है? तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है? इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और हम देखिए यहाँ पर आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 9 का एक्सरसाइज 6 को लेकर के आए हुए हैं, जो जनसंख्या से रिलेटेड होगा। तो इसका हम लोग यहाँ पर अभी थ्योरी क्लास को देखेंगे और इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के हम आएंगे, MCQ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न लगभग आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? यदि आप देखें 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेक्शन आपका सामाजिक विज्ञान के लिए होगा, सामाजिक विज्ञान के लिए होगा और भाषा शिक्षक के लिए भी होगा, भाषा शिक्षक के लिए भी होगा, क्योंकि आपको भाषा शिक्षक के लिए अगर जिन्होंने सामाजिक विज्ञान को चूज किया है तो वो भाषा शिक्षक वाले भी यहाँ पर इसको तैयारी करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में जनगणना की गई थी। ये प्रश्न समझिए आपके एग्जाम में अब तक 1001 बार आया हुआ है। क्या प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, ठीक है? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, एकदम याद रखिएगा, ठीक है? भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, 1001 बार आया हुआ है और यह सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप सभी इसको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाई जाती है। यही प्रश्न आपको आया हुआ था यूपी टेट में और MP टेट और CG टेट में कि जनगणना कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। नियमतः जनगणना जो है कितने वर्षों के बाद होता है, ठीक है? तो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है ना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न MBBI है, याद रख लीजिएगा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ठीक है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है? अगला है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ दिया जाए कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, जनसंख्या के आधार पर यूपी हो गया, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? चलिए अब देखिएगा, भारत की जनसंख्या का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति, ठीक है?
भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व आपको बता देते हैं, ये प्रश्न अब तक के सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, एक दो राज्य का नहीं, सभी राज्य के शिक्षक पात्रता में जनसंख्या घनत्व आपको पूछ ही दिया है, ठीक है। इसलिए आप जनसंख्या घनत्व को देख ही लेंगे स्पष्ट रूप से कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका प्रश्न किस प्रकार से होगा, तो आपका प्रश्न होगा भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अभी देखिए आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल हम सारा चीज बता दे रहे हैं जो जो आया है, इसका फिर MCQ भी आप कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक साल या एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष या एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, ठीक है। मतलब 1000 व्यक्ति को हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना कितना जो बच्चा है वो जिंदा रह पाता है। तो जितना बच्चा जन्म होता है, जितने बच्चे जन्म होते हैं उसी को हम लोग जन्म दर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को उस देश को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। 1000 जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने लोगों के मरने की संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न इसी तरह से पूछता है। अगला है, लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहा जाता है। यही प्रश्न आपको बार बार पूछता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसको क्या कहता है, तो उसको प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही MBBI है। लिंगानुपात अब तक 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। प्रश्न कैसे देगा, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात का मतलब महिला और पुरुष की तुलना, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है, याद रखिएगा। अभी लिंगानुपात कुछ बढ़ा है, इसके पहले और कम था। तो वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 943 है। यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। ये लिंगानुपात कहने का मतलब 943 क्या है, तो अगर 1000 पुरुष है, अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष की तुलना में 943 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी 1000 जो है यहाँ पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, इसलिए इसका लिंगानुपात है 943, ठीक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 73% साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 73% है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 80.9% पुरुष और 64.6% महिला साक्षर है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष की साक्षरता 80% है और महिला की साक्षरता 64% है। ये भी प्रश्न आपको अभी पूछा गया था और झारखंड राज्य में ये प्रश्न बार बार आ रहा है। आपका जेटेट एग्जाम में भी यहाँ से आ सकता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ सकता है। इसलिए आप सभी देखिए JCERT का हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप लोग धोखा खाइएगा, ठीक है। JCERT का पढ़ के जाइएगा। आपको बता दे रहे हैं 101% प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। आपको यहाँ पर अभी सिर्फ 500 रुपया में ही नोट्स के साथ साथ क्या वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में बात करने का सुविधा भी दिया जा रहा है। सारा ग्रुप देखिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर सारे PDF मिलेंगे, उसके साथ उसके नीचे वीडियो मिलेंगे, उसके साथ उस बात करने की सुविधा मिल रही है। तो ये पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से आपकी क्लासेज आपको भरपूर सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो आप सभी अभी कभी अवश्य यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ये 3 क्रियाएं को आप याद रख लीजिएगा। जो जमीन के अंदर से निर्गत होता है, जो प्रारंभिक रूप से उत्पादन होता है
जो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, जो प्रारंभिक रूप से उत्पादन होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि, फसल से उत्पादन होगा। पशुपालन, ये प्राथमिक क्रिया में है। मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्रिया में है। खनन, जमीन के अंदर से पहली बार निकालता, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। अब प्राथमिक क्रिया से जो निकलता है, प्राथमिक क्रिया के फलस्वरूप जो निकलता है, उसमें उद्योग धंधे में जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो द्वितीय क्रिया कहलाता है। जैसे उद्योग, भवन, निर्माण कार्य द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब द्वितीय क्रिया के फलस्वरूप उसको बेचने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं उसको तृतीय क्रिया में डालते हैं। ठीक है। पहला तो हो गया कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या निकला, कच्चा पदार्थ निकला। कच्चा पदार्थ निकला, वो कच्चा पदार्थ कहाँ से निकल सकता है, कृषि से भी निकल सकता है और उद्योग से भी निकल सकता है, या पृथ्वी के अंदर खनन से भी निकल सकता है। जैसे कृषि जब हम करेंगे कच्चा पदार्थ तो उसमें हो गया चावल, गेहूं, दाल, ये सब प्राथमिक क्रिया में आ गए, ये प्राथमिक क्रिया में। लेकिन ये चावल, दाल और गेहूं को जब हम बेचने के लिए जाएंगे, उद्योग में ले जाएंगे और इसको दाम बढ़ा करेंगे तो ये द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है। तो द्वितीय क्रिया में इसको कहाँ ले जाना होगा, चावल, दाल या को उद्योग में ले जाना होगा, फैक्ट्री में ले जाना होगा, किसी भवन में, किसी निर्माण कार्य में, तो द्वितीय क्रिया हो गया। और इसको ढोने के लिए, ढो करके बाजार में ले जाने के लिए जिस क्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग करते हो तृतीय क्रिया में आता है। जैसे परिवहन, परिवहन से ही हम किसी भी उद्योग धंधे में जो सामान मेरा उत्पादन हुआ है उसको ले जा सकते हैं, तृतीय क्रिया है। संचार तृतीय क्रिया है। वाणिज्य तृतीय क्रिया है। प्रशासन तृतीय, ये तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रिया को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार क्या क्या है आप देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में निकल के अभी के लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। पूछ देता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार क्या सही है। तो सही क्या है, देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार यहाँ पर किया गया है। अगला है शिशु मृत्यु दर को 1000 पर 30 से कम करना। शिशु मृत्यु दर जो है उसको क्या कहा गया है, 1000 पर 30 से कम करना, यानी 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु जो हो कितना हो, 30 से कम होना चाहिए। ठीक है। अगला है लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष करवाया गया। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष करवाया गया, प्रश्न देखिए आया हुआ 1872, 1882, 1971 या कोई नहीं। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में करवाया गया था। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, आपको बता देते हैं। ये आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, बिहार टेट में 1 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, हिमाचल टेट में 1 बार पूछा गया है। इस तरह से सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग आ गए हैं। ठीक है। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, 375, 382, 396 या कोई नहीं। ठीक है। यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट, हिमाचल टेट, उत्तराखंड टेट सभी में, और यहाँ के झारखंड टेट एक्रोमाइल है, एक्रोमाइल है जी। ठीक है, देख लिए ना, तो ये याद रख लीजिएगा। तो कितना आंसर होगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाकर बसना क्या कहलाता है। लोगों को एक देश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के बसना क्या कहलाता है, जनसंख्या, प्रवास, गैर जनसंख्या, कोई नहीं। तो ये प्रवास कहलाता है। एक क्षेत्र से जाकर के दूसरे क्षेत्र में अगर लोग बस रहे हैं तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है। भारत का लिंगानुपात है, आपको बताना है। 1001 बारी प्रश्न पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है। 940, 943, 840 या कोई नहीं। ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, तो इनके सापेक्ष में कितनी महिलाएं हैं, तो 933 महिला हैं, 933 महिला हैं। ठीक है। तो यही लिंगानुपात है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं यहाँ की जनसंख्या के आधार पर। तो इस तरह से हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी भी देखा यहाँ पर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखा। इसके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर के आपके लिए आएंगे नेक्स्ट बैच में, तो आप सभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी कोई क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।